नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता कमलेश कांत आचार्य जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कमलेश सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे केसीएन चैनल के अंदर। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, जो मौजूदा यहाँ से निगम पार्षद है सर, कैसे सफाई व्यवस्था है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? वर्तमान में यहाँ से श्वेता निगम जी हैं निगम पार्षद, और समय हो गया पीछे 2022 में जब इलेक्शन हुए थे उसमें वे जीती हैं, और अब तो अगले इलेक्शन का टाइम नॉर्मल कोर्स में रहा तो 27 में रहेगा। बाकी सफाई व्यवस्था का यह है कि एक जिस स्तर की कल्पना की जाती है उतनी सफाई वगैरह रहे क्षेत्र में, सिल्ट वगैरह लगातार नाले नालियों से निकले और जगह जगह कूड़े के ढेर जमा ना हों। और पहले एक खत्ता हुआ करता था जो कि रमेश पार्क में है, तो सारे एरिया से जो भी सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट वाले हों, एमसीडी वाले, या जो घरों से कूड़ा ले जाने वाले लोग हैं, वे अपनी ठेलियों वगैरह से कूड़ा लेकर जाते थे और वहीं डालते थे। तो माने पूरे क्षेत्र में एक खत्ता था। अभी जगह जगह हर गली के कोने पर, हर गली के बीच में जगह जगह पर खत्ते बन गए हैं। सिल्ट वगैरह के निकालने के काम में भी काफ़ी कमजोरी रही है, और उम्मीद करते हैं कि भाई आगे व्यवस्था में और सुधार हो तो अच्छा है। सर, सूत्रों की माने तो मैंने यहाँ पे विजिट किया था, तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जो यहाँ के लोगों का कहना है सर। और समय पे थोड़ी बहुत अगर बरसात हो जाए तो बहुत बुरा हाल होता है क्षेत्र के अंदर। मार्केट भी है यहाँ पे बहुत सारी, आप देख ही रहे हैं, कपड़ों की मार्केट। उसका कारण यही है कि जो नाले हैं, जो नालियाँ हैं, उसमें से सिल्ट प्रॉपर नहीं निकाला गया। तो सिल्ट जब नहीं निकलता तो नाली की जो डेप्थ है, जो उसका साइज है, उसमें तो सिल्ट भर गया। अब पानी जब बारिश का आएगा तो वो नाले में तो रह नहीं पाएगा, नाली में रह नहीं पाएगा, और नेचुरली वो ओवरफ्लो होकर के सड़कों पर, गलियों में आ जाएगा, जिसकी वजह से जनता को परेशानी होती है। तो वही मैंने पहले भी ये बताया कि अगर वो सिल्ट अच्छे से निकल जाए तो बहुत अच्छा काम रहे। और दूसरा क्या है कि जगह जगह कूड़े के ढेर में, इसमें मैं सिर्फ सरकारी लोगों को ही नहीं ब्लेम करूँगा, कहीं ना कहीं इसमें कुछ हद तक जनता भी दोषी है। जो मैं देखिए, समाज का काम करते हैं हम, तो हमें सत्य भाषण करना चाहिए। होता क्या है, बहुत सारे लोग या तो जो किराएदार रह रहे हैं वो जो भी 25, 50, 100 रुपया महीना बचाने के लालच में, या कुछ लोग किराएदार नहीं भी हैं तो पैसा बचाने के लालच में, वो जो गलियों में या घरों में जो सफाई कर्मचारी आते हैं उनको नहीं लगाते। उनको लगा करके अगर वो पैसा दें तो कूड़ा तो वही उठा के डेली ले जाएं, कोई दिक्कत ही ना हो। अब ये लोग उस 50-100 रुपये को बचाने के लालच में क्या करते हैं कि रात को दिन छिपने के बाद थैलियाँ लेके निकलते हैं, और जहाँ देखा कोई नज़र नहीं आ रहा वहीं थैली छोड़ी धीरे से आगे बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, ये लोगों की कमी रही, और वो पूरी तरह उठ जाए, वो जो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, एमसीडी है, पार्षद हैं, इन सबको देखना चाहिए। कहीं ना कहीं जो कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं सर, होना हो ये क्षेत्र के निवासी ही फेंक रहे हैं। कूड़ा फेंकने के लिए कोई बाहर से नहीं आ रहा, क्षेत्र के वासी ही फेंक रहे हैं। अब चाहे वो बाहर से किराएदार आए हुए हैं या यहाँ के कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पैसा बचाने वाले हों, वो फेंकें। तो ये तो कभी सबसे पहले मैंने ये बात कही ना आपसे कि कुछ हद तक जनता भी जिम्मेदार है, लेकिन उसमें हम सरकारी डिपार्टमेंट को क्लीन चिट नहीं दे सकते। इस तरह के जो मामले होते हैं सर, कूड़े रोड पे फेंक दिया जाता है, कभी आप लोगों के पास गए हो और जागरूक किया हो आपने कि इस तरह से कूड़ा ना फेंके, गंद फैल रहा है इससे? उसमें लोगों का कहता है जी ये तो यहाँ तो रोज ही पड़ा होता है जी, ये तो पहले से पड़ा था जी, पहले से इतनी सारा पड़ा था जी, हमने तो एक थैली और डाल दी, क्या फर्क पड़ता है जी। इस तरह की मतलब अजीबो गरीब सी लोग तर्क देते हैं, जो कि स्वीकार नहीं किए जा सकते। वही सर, अगर पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे इस वार्ड से, तो आपकी इच्छा रहेगी, और जनता के बीच आप जाते हैं तो जनता क्या परिवर्तन चाह रही है सर इस वार्ड में? देखिए, जनता हमेशा, किसकी इच्छा नहीं होती कि मैं अच्छी जगह पर रहूं, अच्छे वातावरण में रहूं, जहां पर हर सुख सुविधा हो। तो एक
किसी भी कोई भी जनप्रतिनिधि है उसके हाथ में कोई ना कोई डिपार्टमेंट्स, कोई ना कोई पावर्स आती है। अगर हम बात करते हैं निगम पार्षद की, तो क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की 100% जिम्मेदारी निगम पार्षद के पास होती है। सड़कों पर, गलियों में कहीं कूड़ा ना बचे। एक तो मोटा कूड़ा होता है, वो दिन में एक अधिक बार साफ हो तो अच्छा है, एक बार होता है, लेकिन क्या हम ये प्रयास कर सकते हैं कि कूड़ा 2 बार उठ जाए? तो उससे मैं समझता हूँ थोड़ा सुधार रहेगा। एक जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी चीज़ है, अभी मैंने कहा मोटा कूड़ा, एक होता है मोटा कूड़ा उठा कर ले गए, लेकिन डस्ट आप देखते हैं वहाँ पे जमी रहती है, उसको कहते हैं बारीक कूड़ा। और वो जो डस्ट है हवा के साथ और व्हीकल्स के साथ वो उड़ती है, घरों में, ऑफिसेज में जाती है, लोगों की नाक में जाती है और दुनिया भर की अस्थमा और फेफड़े की दुनिया भर की बीमारियां फैलाती हैं। वही सर दूसरी ओर रुक कर लेते हैं। एलपीजी की समस्याओं को लेकर लोग बहुत ज़्यादा पैनिक होते जा रहे हैं सर। लोग बुकिंग करते हैं और बुकिंग के ओटीपी नंबर वगैरह भी नहीं आता सर। मैसेज दे दिया जाता है कि भाई आपकी बुकिंग हो गई है, लेकिन सिलेंडर डिलीवरी नहीं हो पाती सर। ये बहुत बड़ी समस्या पूरी दिल्ली समेत भारत के अन्य राज्यों में भी बनी हुई है सर। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आचार्य सर? हाँ, ये बहुत अच्छा विषय आपने छेड़ा है। देखिए, समय के अनुसार मनुष्य को चलना चाहिए और देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि हम समय की गरिमा को समझें, समय की परेशानी को समझें, है ना, कि इस समय पर क्या क्राइसिस है, कैसा है, उसके अनुसार अपने को थोड़ा सा ढाल लें। याद आपको मालूम होगा, आप तो पत्रकार हैं, पाकिस्तान में बिल्कुल सटा हुआ देश है हमारा, पड़ोसी है। पेट्रोल का क्या भाव है और डीजल का क्या भाव है? 500 रुपये के रेट पर डीजल और पेट्रोल मिल रहा है, जो कि इंडिया में तो 100 से नीचे सभी चीज़ें। यहाँ अभी तक सामान्य पेट्रोल पर या डीजल पर 1 रुपया पैसा नहीं बढ़ा है, 1 पैसा भी नहीं बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान में 100 करके कई बार बढ़ गए हैं, है ना जी। वहाँ आटा नहीं मिल रहा है, वहाँ लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिल रही है। तो जहाँ जब ये वर्ल्ड में एक वर्ल्ड वार टाइप की सिचुएशन है, मैं एग्जैक्टली वर्ल्ड वार नहीं कह रहा हूँ, उस टाइप की सिचुएशन है, जिस जगह से होकर ये सब चीज़ें आती हैं, सप्लाई लाइन आती है। देखिए, सबको मालूम है मिडिल ईस्ट से ये चीज़ निकलती है, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैसेज हो, ये वहाँ से अंडरग्राउंड निकलती हैं और समुद्र के जिस रास्ते से आती हैं वहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है, वहाँ से कोई शिप पास ऑन नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से कुछ हद तक क्राइसिस तो है, इसको डिनाई करना गलत होगा। लेकिन हमारे देश की केंद्र सरकार ने जितनी खूबसूरती से इस चीज़ को संभाला हुआ है, आप दुनिया के बाकी देशों में देखिए, अमेरिका में भी इतनी आसानी नहीं है जितनी इंडिया में आसानी है आज। हाँ, ये तो हो गई एक बात, थोड़ा क्राइसिस है, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि क्राइसिस है, सवाल इस बात का है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते हम अब इसमें इस सिचुएशन में क्या करें। तो देखिए, एक रास्ता हमारे पास बचता है कि इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोयले से, हमारे देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। और मैं बीइंग कोल इंडिया लिमिटेड, जो भारत सरकार की कंपनी है, उसमें डायरेक्टर हूँ। बहुत अच्छे से मैं कोल के बारे में जानता हूँ। अगले 200-250 सालों तक भी हम लगातार कोल निकालते रहेंगे, कोल खत्म होने वाला नहीं है, इतना कोल का भंडार हमारे पास है। और जबकि 200-250 साल तक कोल इस्तेमाल करने का जो वर्ल्ड ट्रीटीज हैं दुनिया भर की, जिनेवा कन्वेंशन और वगैरह वगैरह, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि 2070 तक आते आते हम अपना कार्बन एमिशन वगैरह जीरो कर देंगे, है ना जी। तो उसके बाद जो कोल बचा है, नेचुरल है, हम यूज नहीं करेंगे तो कहीं एक्सपोर्ट करेंगे। तो इससे अंदाजा, इससे क्या चीज़ निकल कर आई? इससे निकल कर आया कि कोल की हमारे पास कोई कमी नहीं, और कोल है तो बिजली हम जितनी चाहे बना सकते हैं, थर्मल प्लांट्स हमारे पास बहुत हैं। तो हम बजाय इसके कि हुए एंड क्राई मचाएं, हम कुछ हद तक बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ दिन के लिए। लेकिन सर, आज कांग्रेस के कार्यकाल में तो 350 रुपये का सिलेंडर था, जो आज 910 रुपये का है सर। नहीं, ये किसने कहा आपसे 350? दर्शकों को बताएं। मैंने आपको अभी बताया
900 रुपए का सिलेंडर था। ये तो उनकी जो नेत्री हैं पूरे राष्ट्रीय चैनल्स पे सब जगह पर उनका बोला हुआ शब्द है कि 900 रुपए का सिलेंडर आपको ज्यादा लग रहा है। ये बताइए, ये मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो आपने भी ये क्लिप देखी होगी। लेकिन सर आचार्य सर, लेकिन जो आज का 350 का कभी सिलेंडर था ही नहीं उनके राज्य में। उन्होंने 900 रुपए का सिलेंडर छोड़ा था और आज भी उतने ही रुपए का है। 913 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है सर आज भी। चलिए मेरे साथ, आप अभी चलिए किसी भी एजेंसी पर, मैं आपको रेट बतवा देता हूँ। सर बताइए तो सर, रेट वही का वही है, रेट बढ़ा ही नहीं आज तक 26 साल में। लेकिन सर जो अभी मौजूदा जो परेशानी है, लोग प्लान यहाँ दिल्ली छोड़ के अपने राज्य में जा रहे हैं सर, ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना सर। वहाँ जाके तो बदनामी होती है। वो गांव के लोग पूछेंगे कि आप क्यों आए। मैं बता देता हूँ कि देखिए, जो लोग यहाँ पर परमानेंटली रह रहे हैं वो तो मजबूरी मैं वही बता रहा हूँ सर। देखिए, एक होता है कि औपचारिक रूप से कोई रह रहा है, एक होता है वैसा आयाराम गयाराम। तो देखिए, जो लोग यहाँ के परमानेंट वासी हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आप यहाँ के परमानेंट वासी होंगे, ठीक है जी। आपने यहाँ का, आपका आधार कार्ड भी होगा, आपका वोटर कार्ड भी होगा, आपका जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ की होंगी, प्लस आपके पास यहाँ का गैस कनेक्शन भी होगा। जिन लोगों के पास गैस कनेक्शन है उनको तो सिलेंडर मिल रहा है, 25 दिन के बाद दोबारा मिल रहा है ना। ऐसा नहीं कि आप 10-10 दिन में सोचें। और उतना तो देखिए, घर में कंजम्पशन भी नहीं होता आज की डेट में। आप भी जानते हैं एक घर में कितने लोग होते हैं, एवरेज निकालेंगे तो 4 लोग होते हैं। और 4 लोग का खाना अगर बनता है, मेरे भी घर में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, 2 मेरे बेटियाँ थी, एक की मैरिज हो गई, अभी एक बेटी बची है, माने हम 3 लोग हैं। आराम से 1.25 महीने तक एक सिलेंडर हमारा चलता था, तो कोई दिक्कत आती नहीं थी। और ये तो 25 दिन में मिल जाता है। मैं कहूँ 26वें दिन आ जाएगा, 27वें दिन आ जाएगा, तो दिक्कत उनको नहीं हो रही जो परमानेंट वासी। दिक्कत कहाँ पर है? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए गांव से आ गया कि भैया वहाँ खेती का काम नहीं है, तो यहाँ आकर मजदूरी कर लेंगे। अब एक बात आपसे ही पूछूंगा मैं कि जो व्यक्ति यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है उसको गैस का कनेक्शन कहाँ से मिलना चाहिए, कौन देगा? आप बताइए। वो तो गैर कानूनी काम हो गया ना। गैस का कनेक्शन का मतलब डोमेस्टिक कनेक्शन, और डोमेस्टिक का क्या होता है कि आप यहाँ के वासी हैं, आपका ये हाँ, तो आपको ये मिलेगा। वे ऐसे कोई मजदूर लोग बताइए कि जो यहाँ के परमानेंट वासी हैं और उनका कनेक्शन यहाँ पर है और उनको ना मिला हो। ये उन्हीं के लिए हो रहा है जो दाएं बाएं से गलत तरीके से लिया करते थे, तो और अब वो नहीं मिल रहा। आप देखिए, इसमें अच्छाई भी देखिए कि जो लोग गलत तरीके से या गैर कानूनी तरीके से सिलेंडर लिया करते थे, आज उनको तो नहीं मिल रहा, लेकिन जो कानूनी रूप से लेते थे, जिनका कनेक्शन का हक बनता है, उनको गैस मिल रही है। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब गैर कानूनी चीजों पर रोक लगी हुई है इस सरकार में। बिल्कुल मानते हैं सर आपकी बात, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या भी है। जो समस्या है तो मैंने पहले कहा, देखिए देश है, इतना बड़ा देश है, कभी युद्ध हुआ था, है ना, पाकिस्तान से। तो हमारे बड़ा मैं सम्मान करता हूँ हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जिनको गुदड़ी के लाल कहा जाता था। उन्होंने कहा था, अपने देशवासियों से कहा था, निवेदन है एक टाइम भोजन करिए क्योंकि हमें युद्ध भी लड़ना है। तो उस समय देशवासियों ने 1 टाइम को 2 टाइम 3 टाइम की जगह 1 टाइम का भोजन करके जिंदा रहे थे। तो किया ना देश के लिए। अब सवाल तो ये है कि हम देश से सब कुछ पाना चाहते थे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना चाहिए। हम थोड़ा सा त्याग नहीं कर सकते? थोड़ा सा परेशानी नहीं झेल सकते? क्या हम थोड़ा सा बिजली जला के नहीं काम चला सकते? बिजली पे खाना पका के? कोई बात नहीं। देखिए, जीवन पहले है और नियम बाद में है, प्रदूषण बाद में है। अरे भाई, आप अगर कोयला जला के काम चलना, थोड़ा कोयला जला के काम चला लो। बिल्कुल सही बताया सर, जीवन तो जीना ही पड़ेगा अगर जीवन में। ये हमेशा के लिए नहीं है, कुछ दिनों के लिए बीमारी है, फिर समस्या है, फिर ठीक हो जाएगा। मैं कुछ कहना चाहूँगा सर आप मार्गदर्शकों को? देखिए, आपने सवालात पूछे क्षेत्र की समस्याओं और साफ सफाई और देश की वर्तमान हालात के बारे में। मैं तो सभी बंधुओं से हाथ जोड़कर एक तो निवेदन करना चाहूँगा कि हम जहाँ भी रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, हम एक छोटा सा प्रयास करें कि हम खुद कोई गंदगी गली में, अपनी सड़क पर, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में या इसके बाहर कहीं नहीं फेंकेंगे। आपने देखा होगा, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं कोई कागज़, कोई चीज़ इस्तेमाल की और उसकी अगर बाहर की जो थैली होती है, पिन्नी होती है,
वो भी निकली तो उसको उठाकर बाहर नहीं फेंकते, जेब में रख लेते हैं कि जहाँ डस्टबिन आएगा वहाँ डाल दूंगा। तो एक तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम अपने क्षेत्र की सफाई का पहला जिम्मेदारी तो हम खुद लें, कोई और बाद में आएगा सफाई करने, पहले हम खुद जिम्मेदार बने, खुद जिम्मेदारी लें। हाँ, दूसरे में जो भी हमारे निगम के जनप्रतिनिधि हैं या विधायक हैं, एमपीज हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत होती चली जा रही है और हमारे पास ना तो अच्छे काबिल अफसरों की कमी, ना अच्छे पढ़े लिखे काबिल कार्यकर्ताओं की कमी। हम ऐसी कोई कमिटीज़ बना सकते हैं, ऐसे कोई ट्रुप्स बना सकते हैं, वो जाकर पूरी दुनिया में स्टडी करें कि कहाँ पर हम अपने देश में हमारे यहाँ जो भी समस्याएं हैं इनको कैसे हल कर सकते हैं। धूल की एक बड़ी समस्या है, इसको दूर करने के लिए हमारे पास क्या रास्ते दुनिया में हैं, उनको हम यहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इनोवेशन लाएं, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और साफ सफाई व्यवस्था बढ़ाएं। लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, लोगों का जो जीवन स्तर है, हम इसको कैसे ऊंचा उठा सकते हैं। हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, वो निगम पार्षद से लेकर विधायक से लेकर और हमारे सांसदों तक, सभी से मेरा निवेदन है कि वे देखें कि हम अपने क्षेत्र के लोगों के जीवन को कैसे और अच्छा बना सकते हैं। उनके लिए क्या, उनकी कहीं कोई सड़क की समस्या है, कहीं जाम रहता है, तो उस जाम को हम क्या 2 जगह मार दें, कोई और सड़क बन सकती है, और सड़क नहीं बन सकती क्या कोई फ्लाईओवर बन सकता है, माने उसके पैरेलल कहीं से कोई रोड निकल सकती है क्या, कोई बाईपास निकल सकता है क्या, माने रास्ते खोजने होंगे। बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं होता। तो इस तरह के प्रयास करें और सभी हमारे दिल्ली वासी, बाकी राज्यों के वासी, हमारे पूरे देशवासी, और हम लोग तो सनातन धर्मी हैं, हमारा तो नियम यही है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो हम तो समस्त विश्व के अच्छाई की, स्वस्थ रहने की और उनके आगे बढ़ने की, उनकी तरक्की की कामना करते हैं। और इसी कामना के साथ मैं पुनः सबसे कहूँगा कि सबसे पहले अपने घर के साथ अपनी गली, अपने मोहल्ले को चमकाएं, अपने शहर को चमकाएं और फिर अपने देश को चमकाएं। बाकी काम स्वतः होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जय हो सर, भारत आपका भी आपने समय निकाल कर हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।